नमस्कार। आज हम मिलते हैं सफल उद्योगपति श्री RN ग्रोवर से। सुनते हैं इनकी कहानी, क्या क्या इन्होंने पाया, क्या खोया अपनी इस जर्नी में, और हमें बताएंगे कि किस तरह इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मेरा माइग्रेशन पाकिस्तान से इंडिया आना हुआ और बिगनिंग में एजुकेशन लिया। एजुकेशन पिलानी से पढ़ने के बाद, लॉ करने के बाद हम फ़ॉरेन चले गए। फ़ॉरेन से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अब यहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट होती कि लाइफ में इस्टेब्लिश होना है तो क्या करना है। अब बाहर से पढ़ने के बाद सोचा बिज़नेस करें या जॉब लें। जॉब की अट्रैक्शन थी मैनेजमेंट में, लेकिन सोचा कि चूँकि मैनेजमेंट वहाँ किया है तो बिज़नेस में स्टार्ट करते हैं। पैसा तो जेब में 5,000 था, 300-400 पाउंड बचा के लाया था, वो 5,000 रुपया कैश करा लिया और हमने सोचा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक टेबल लिया, एक रूम लिया, बैठ के सोचने लगे क्या करना है। कौन से साल की बात? ये 1960 की बात है, जब मैं फ़ॉरेन से पढ़ के आ गया 59 में। 60 से ये बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया। वो बिज़नेस जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोचा किस में जाएंगे, तो किसी एक एम्प्लॉय को, एक पीएन को मुझे रखना पड़ा। एक एम्प्लॉय आया तो वो कहने लगा मुझे थोड़ा सा सर्जिकल मेडिकल चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें क्यों बैठे हैं, कहाँ काम करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है आप स्टार्ट करो। तो वो कहने लगा मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बैग लेके जाऊँगा। तो उसने स्टार्ट कर दिया। उसने सर्जिकल ट्रेडिंग में हमें वो ले आए। लाने के बाद मैंने कहा मैं बाहर एजुकेटेड हूँ, मैंने बहुत फ़ॉरेन ट्रैवल किया है, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं फ़ॉरेन से ट्रैवल करूं। कहने लगे जी मेडिकल डिवाइसेस और ये चीज़ें इंडिया से जाने वाली नहीं है, तो बहुत ही बैकवर्ड है इंडिया के लिए 60 में। तो आप क्या सोचते हैं कि आपके स्टेथोस्कोप या आपके सीजर्स बाहर जाएंगे। तो मैंने फिर भी हिम्मत करी और मैंने एक्सपोर्ट बिज़नेस को चालू सेट करना ठीक समझा और मेरी सफलता स्टार्ट हुई। सफलता की मतलब मैं जब बात करता हूँ, स्ट्रगल स्टार्ट हुई। स्ट्रगल मेरी स्टार्ट हुई, श्रीलंका गया, उन टाइम बर्मा बोलते थे, थाईलैंड गया, छोटे छोटे कंट्री नेबरिंग, नेपाल जाकर बैग उठा कर खुद ही ओनर, खुद ही रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह से काम किया। और बोलते जी, पूछते क्या है, मैंने कहा जी मैं तो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हूँ आप इस लाइन का। तो कभी मालिक बताने की बात भी नहीं आती थी। तो वो कह लगा भाई उनका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है तो कोई कंपनी होगी। तो वो थोड़ा बिज़नेस हमको पोर इन करने लगे। तो करते करते मुझे 6 साल 1963 तक लॉस में मैं चलता चला गया। 3-4 साल में ऐसे सफ़र किया। एक दिन ऐसा आया, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो मेरी हिम्मत बढ़ी। तो मैंने कहा अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 67-68 में मैंने एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसी मेडिकल डिवाइसेस में जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती थी उसमें मैंने लगा दिया। लगाने के बाद मैंने 1971 में जाकर मेरी फुल्ली एस्टेब्लिश हो गया मैं। टर्नओवर तो इतनी नहीं होती थी, मार्जिन मेरा ठीक होता था। फॉरेन कंट्री में मेरी सक्सेस होने लगी। अब वो मैं फॉरेन जहाँ जाता तो मुझे एक्सेप्ट करने लगे। इंडिया में कोई एक्सपोर्टर होता ही नहीं था, हम थे। गवर्नमेंट की काउंसिल बनी, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पोर्शन काउंसिल बनी, तो हमें मेडिकल डिवाइसेस के इंस्ट्रूमेंट पैनल और बाकी चीज़ों को इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पोर्शन में ले गए। कुछ बेसिक में ले गए, केमिकल्स में रबर की जो चीज़ें थी, ग्लास की थी, वो उधर कर दिए, बाकी सब यहाँ पर ले गए। इस तरह से करते करते उन्होंने भी हिम्मत बढ़ाई, हमने उनको ज्वाइन कर लिया और फिर धीरे धीरे करते बिज़नेस एक्सपेंड होने लगा। और मैंने एक छोटे से ऑफिस को बड़ा कर दिया। जो एक रूम का होता था उसको बड़ा रेंट में ले लिया और इस तरह से मैंने स्टार्ट कर दिया। और मेरी सक्सेस जो मैं कहूँ अपने मन में, तो हम सक्सेस तो ऑनगोइंग स्ट्रगल है, तो किसी भी हॉल्ट पे आप कह दें कि उसका टर्मिनेशन है, ऐसी कोई पॉइंट नहीं होती। तो वो तो ऑनगोइंग सिचुएशन होती है, जो आदमी चलता ही रहता है। आप एज का भी देखिए, हर एज में हम सेटल अपने आप होते चले जाते हैं। अब ये स्टोरी मेरे को इसलिए ठीक लगी, जो आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, कि मैंने जो लंबा अरसे में चला उसकी जर्नी काफ़ी लंबी है। पार्टीशन में जैसे हुए वो भी बहुत स्ट्रगल थी। मैं अपने जगह जहाँ सियालकोट बॉर्न हूँ और वहाँ से मैं श्रीनगर घूमने गया था, तो बाद में पता चला पार्टीशन हो गया 47 में।
तो हमें सारा हम ग्रुप थे, बच्चे ब्रदर वगैरह, हम सारे अमृतसर पहुँचे वाया जम्मू, और पहुँच के अमृतसर आके सेटल होके फिर दिल्ली सेटल हुए। ये अब मेरी बैकग्राउंड है। तो आप यूँ समझिए कि वो बैकग्राउंड ने मुझे बहुत बल दिया कि मुझे ये हिम्मत करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आपके कितने भाई बहन आप लोग? हम देखो फैमिली बहुत लार्ज थी, आप तो पहले जानते थे। 6 भाई 2 बहनें हम थे, और फादर हमारा मेरे जो सबके थे वो कपड़े का होलसेल का रिटेल का बिज़नेस करता था। उन्हीं ही कारण हमें अमृतसर में जगह मिली, क्योंकि उनके ब्रोकर जो होते थे बीच में वो अमृतसर में सेटल्ड थे, दिल्ली में सेटल्ड थे, श्रीनगर सेटल्ड थे, वहीं से वो सामान ख़रीदते थे, तो वो जानते थे। हमें उन्होंने जगह दे दी तो हम सेटल हो गए। फिर मेरा बाद में आकर दिल्ली से मैं रेवाड़ी आना हो गया। रेवाड़ी एक छोटी सी जगह है। रेवाड़ी से मुझे पिलानी जाने का पढ़ने का मौका मिल गया, और पिलानी से पढ़ने के बाद मैंने लॉ कर लिया। फिर ये मेरा हिस्ट्री एजुकेशन की रही। बिज़नेस के बारे में अब मेरे पे 2 इंटरेस्ट थे। गवर्नमेंट और जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी गवर्नमेंट की, वो मुझे पिकअप करती कि भाई आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री के बारे से अलावा दूसरों की इंडस्ट्री को हेल्प कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ना चालू कर दिया, और मैं इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का काफ़ी देर इंस्ट्रूमेंट पैनल मेडिकल डिवाइसेस का चेयरमैन रहा, कोई कम से कम 20 साल। और फिर अभी आकर मैंने उसको कहा कि भाई किसी ज़िम्मेवार को, मैं अभी बिज़नेस में बहुत एक्टिव नहीं हूँ, किसी और को आप दे दीजिए। 88 में सर श्री राम और सर शोभा सिंह ने 1931 में एक दिल्ली फैक्ट्री ओनर्स एक यूनिट बनाया, जिसमें चढ़त राम, भरत राम, सब लोगों ने मिलकर, दिल्ली क्लॉथ मिल सब ने मिलकर एक बॉडी बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा दिल्ली फैक्ट्री ओनर्स फेडरेशन। जो मालिक हैं उनकी फेडरेशन बताई कि अपनी देखभाल करेंगे। तो सब ने कर करा के मुझे 88 पे मुझे प्रेसिडेंट बना दिया, और कहने लगे आप ही प्रेसिडेंट रहेंगे। तो मैंने उसको कमर्शलाइज में उनकी बहुत हेल्प करता रहा कि इस तरह से करे। अपना बिज़नेस भी इग्नोर नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे करते मेरा बिज़नेस भी एक्सपेंड होता रहा, और मैं इस लाइफ में सोशल जो कह सकते हैं, जो उनकी हेल्प कर सकता, उसमें मैं बिज़ी रहा, और दोनों तरह मार्च करते करते मैं आगे बढ़ता चला गया। फिर और हाँ जी, बाद में सोशल एक्टिविटीज़ में आप बहुत एक्टिव होते चले गए, जिसमें लॉयंस अब मैं उसका कारण बताता हूँ। जब मैं सोशल एक्टिविटीज़ में आपको बताया कि मैं लॉयंस के मूवमेंट में 1971 में मैं मेंबर बन गया। 1971 में 76 में मैं प्रेसिडेंट बन गया एक बहुत बड़ी क्लब का। फ़ौरन मुझे इलेक्ट किया गया एज गवर्नर 82 में। 80 में फिर मैं काउंसिल चेयरमैन बना ओवर द गवर्नर्स टू इन चार्ज ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द एरिया ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया विच इंक्लूडेड हिमाचल, J&K, हरियाणा, पंजाब, यूपी। ऑल दिस नॉर्दर्न एरिया वाज कवर्ड बाय मी। लॉयंस क्लब की सोशल में आपने पूछा, सोशल में पूछा तो मुझे सोशल में बहुत कामयाबी हुई। इंटरनेशनल अवार्ड दिए, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, बेस्ट काउंसिल चेयरमैन। उन्होंने कहा कि ये एक ही लॉयन है हमारा, इसको हम अगर ट्रेनिंग देंगे तो बाकी सबको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, हाउ टू सर्व, हाउ टू बी टुगेदर, ये आप एजुकेट करेंगे। तो मैंने फिर हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक दो ट्रेनर बनवाए। ट्रेन द ट्रेनर हम कहते थे। फर्दर और बनाते गए ताकि वो हाई क्वालिटी के लोग सर्विस में आएँ और आपस में भाईचारा, फ्रेंडशिप भी कंटिन्यू करें। इस चीज़ को लेते लेते मुझे उन्होंने इंटरनेशनल वर्ल्ड में सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया कि आप इसमें करते जाए। जहाँ तक कि मुझे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट तक बनाना चाहते थे, लेकिन चूँकि बच्चे मेरे हाई स्कूल में पढ़ते थे, मैं और मेरी वाइफ ने, जिसका नाम इंदु ग्रोवर है, वो मेरे साथ बिज़नेस में कभी कभी मेरा साथ भी देती थी। और हमने ये डिसीजन लिया कि बच्चे हाई क्लास में आ गए हैं, 10th में 11th में हैं, इनका कैरियर ना बिगड़ जाए। तो मैंने वहाँ स्टॉप लगा दिया कि इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है इस एक्टिविटी में। पर बाकी उसके कारण से मेरी और जितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी उससे मैं चलता चला गया। आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी इवॉल्व हैं, तो आप कैसे अपने आप को समझते हैं कि आप ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़े हैं और भी कई ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने स्पिरिचुअल लाइफ? हाँ जी। अब जब मैं सोशल लाइफ में था और यही भावना रहती थी कि दूसरों की
सेवा करी जाए, दूसरों को कुछ खुश किया जाए, किस तरह से हेल्प करी जाए। अल्जाइमर डिसऑर्डर की एक एसोसिएशन सोसाइटी थी, उन्होंने मुझे बहुत एक्टिवली इनवॉल्व किया। रेड क्रॉस ने कहा जी आपको हम छोड़ेंगे नहीं। 25 साल मैं गवर्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ रेड क्रॉस में एग्जीक्यूटिव कमेटी में पार्टिसिपेट करता रहा। वहाँ से जब ये मुझे सोशल लाइफ आई तो मैंने चाहा बड़ा थोड़ा स्ट्रेनुअस भी है, तो अपने आप को क्या करना चाहिए। तो मुझे बाई चांस से कॉन्टेक्ट आया कैजुअली माउंट आबू जाने से ब्रह्मा कुमारीज़ का। तो मैं 2-3 साल तो मैंने सोचा कि भाई क्या करना है जाकर, ऐसे तो होगा नहीं। एज भी थोड़ी बढ़ती 55 से ऊपर हो गया था। मैंने कहा देखो लाइफ में सेटल तो होना ही है, किसी न किसी ज्ञान में, किसी न किसी जगह में तो जाना ही होगा। तो मैंने वो 60 से पहले ही, मेरी एज 60 नहीं हुई थी अभी, तो समझिए उसी साल में 94 में मेरे कांटेक्ट में आया। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें, मेरे बड़े क्वेश्चन होते थे कि ये स्पिरिचुअल का मीन्स क्या है, ये डिफ़िकल्टी क्या है। तो मैं बहुत डीपली जाकर उन्होंने कहा जी देखिए आपको 2 फैक्टर्स हैं, आपको ज्ञान को समझना है, इस दुनिया में सृष्टि में रहना है, अपनी एनर्जी को समझना है, और ये सावर पावर आपको मिलेगी जब आप मेडिटेशन साइलेंस में आएंगे। कि स्पिरिचुअल लाइफ में आने से मेरा कांटेक्ट जब बढ़ा तो मुझे ये ज्ञान मिला और ये नॉलेज मिली कि हमारे अंदर एक स्पिरिट है, एक सोल है जो इस बॉडी को रन करती है। वो सोल ही ड्राइवर है और मेरी बॉडी व्हीकल है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाना चाहे, पुरानी हो या नई हो, उसको चलाने का आर्ट होना चाहिए। तो हमें उस सोल की स्पिरिट के फंक्शंस का पता चला कि हमारा माइंड, मन, बुद्धि 2 चीज़ें हैं, या हमारे संस्कार स्वभाव हैं, या हमको इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसको समझने के कारण हमें ये करना पड़ा कि हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना पड़ेगा, ऑनेस्टी की लेवल पे चलना पड़ेगा, ईमानदारी पे चलना पड़ेगा। वो नैतिक मूल्य को अडॉप्ट करना चालू कर दिया। जब वो नैतिक मूल्य अडॉप्ट किए तो किसी से भेदभाव रखने का ये था ही नहीं क्वेश्चन। सभी को अपना भाई, अपना आत्मा के नाते से एकदम नज़दीक, बड़े ऊंचे की कोई बात नहीं। तो इस तरह से वो संपर्क बढ़ता चला गया। अब उसका क्या हुआ, जब मैंने वहाँ से ताकत भरी, अंदर एनर्जी जो बढ़ती है तो माइंड की पावर से भर जाती है, अपने थॉट प्रोसेस से बढ़ती है। कि जैसे हम उसको फर्टिलाइज सीड होता है, सीड की ग्रोथ करते हैं, तो सीड की ग्रोथ तो हो गई, लेकिन उसको फर्टिलाइज, पानी देना, करना, उसके बीज का फल अच्छा निकालना, तो उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे संस्कारों को, सीड को डेवलप करने के लिए ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़, बहुत आध्यात्मिक ज्ञान इसको हम बोलते हैं, स्पिरिट से रिलेटेड है, इसीलिए इसको स्पिरिचुअल कहते हैं। ये रिलीजियस से थोड़ा सा इफ़ेक्ट है। रिलीजियस में हम जाके वहाँ भी एक्चुअली वो भी मॉरल वैल्यू सिखाई गई हैं, लेकिन उसमें फैक्शंस होते हैं कि भाई इसको मानता है, इसको मानता है, इसको मानता है। इसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, स्पिरिचुअल में कोई लिंक नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज द सेम। और ये स्पिरिचुअल और अपना सोशल जो आपने बताया, बिजनेस के बारे में बताइए कि जी आपका जो बिजनेस जो अब जब मैं इनके पास इसमें स्पिरिचुअल में 95 में आया तो मैं प्राइम बिजनेस पे था, और मेरी इंडस्ट्री बच्चे के उनके साथ ज्वाइन किए तो हम इंडस्ट्री को डेवलप चालू किया। और जब ये करता था तो कभी अनरेस्ट भी आता था। जब मैं वहाँ जाता था तो उनको मेरे दृष्टिकोण बदल जाता था, और मैंने कभी उनको इस तरीके से बात नहीं करी, और हमेशा वो सबसाइड हो जाते। और मैंने देखा मेरी आउटपुट बढ़ने लगी, क्योंकि मेरा बिहेवियर उनके साथ बहुत एक यूनिक हो गया, एक बिहेवियर चेंज हो गया। उन्होंने सोचा कि ये साहब आके हमारे कंधे पे हाथ भी रख देते हैं, ये कैसी बात है। तो कोई बिगड़ जाना चाहता, स्ट्राइक करते, तो स्ट्राइक में हम उसको बुला के उनकी समस्या का 1 मिनट में समाधान करते। हम कहते किस चक्कर में आप पड़ते हैं, आपको जो चाहिए मांगिए ना, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो अब ये स्पिरिचुअल पावर से मेरे बिजनेस की ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के रिलेशंस बहुत सुधर गए, और जिसके कारण से मुझे सोशल बॉडीज़ में जाने से रिलेशन वहाँ से सीखा, बिज़नेस को इम्प्रूव होना चालू हो गया। अपने बच्चों के साथ रिलेशन बढ़ने शुरू हो गए कि फैमिली को किस तरह से साथ लेना है, अपनी सोसाइटी को किस तरह से साथ लेना है, और अपने आप को बांध के स्पिरिचुअली सब जगह में कैसे विकास करना है। ये एक बहुत चीज़ हमें स्पिरिचुअल लाइफ से मिली, जो ही एक सक्सेस का कारण बनी।
और ये सिचुएशन तो मेरी आगे आप देखेंगे। मैंने एक हॉस्पिटल बनाया लॉयंस में रहकर, उसका मैं फाउंडर था। एक स्कूल बनाया लॉयंस का। इसी तरह से मैंने किसी बॉडी में जो आते, इतनी अड़चने भी आती, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अभी मैं इतने टीचर्स को जब कभी एड्रेस करता हूँ और कभी बात करता हूँ उनसे, तो मुझे ऐसे लगते हैं कि वो मेरे अपने घर के बच्चे हैं और मैं उनको बिल्कुल वैल्यू से अप करता हूँ। और स्टैंडर्ड एजुकेशन का बढ़ाने के लिए ये मेरी हमेशा उनके साथ प्रेरणा रही है। आज आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं और बच्चे जो हैं, क्या आप इस बिजनेस के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं? मेरे जितने यूनिट थे धीरे धीरे मेरे बच्चों ने संभाल लिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने ले लिए, परस्पर हमने सोचा कि ये बड़े यूज़फुल बच्चे हैं और ये बच्चे जो हैं बड़े एक ऐसे ढंग से डिसिप्लिन में चलते हैं। ये मेरे ज़रूर विकास में था कि हर एक बच्चे को अपनी अपनी जगह मिल जाए। होता तो ये है कि हर एक अपना भाग्य लेके आता है, पर हम कोशिश करते हैं कि इनको बराबर मिले। घर में भी एक बच्चा ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक इंटेलिजेंट होता है, एक कम होता है, पर माता पिता का क्या क्वेश्चन रहता है कि इनको थोड़ा बराबरी के बल्कि जो कम होता है उसके साथ थोड़ी सपोर्ट और बढ़ जाती। तो हमने देखा कि सारे बच्चे आज तक भी वो इस तरह से यूनाइट होकर चलते, अपने माता पिता की भी सेवा करते और मुझे कभी इग्नोर नहीं किया। हर कंपनी में मेरे डायरेक्टर, ये चेयरमैन, बैंक में मेरे नाम से ही काम चलते। वो बोले जी बड़े ग्रोवर साहब कहेंगे तो हमें आपको एडवांस दे देंगे, आपको जो चाहिए हम नहीं मना कर सकते। उन्होंने आज तक हमको फेल नहीं किया, हमें आज तक लेट डाउन नहीं किया, आज तक उन्होंने पैसा नहीं मरा। तो हम उनको जो भी बोलेंगे हम उतनी लिमिट देने को तैयार हैं। तो मुझे इस तरह से इतने जो लाभ पहुँचे बच्चों की फैमिली के कारण भी वो आगे बढ़ने लगा। इसी बीच में इसी बीच में सर्जिकल जो आपका जो बिजनेस है, उस सर्जिकल में क्या स्पेसिफिक क्या कुछ ऐसी चीज़ है जिसका जी ऐसा हुआ। मैंने स्टार्ट तो किया था समथिंग लाइक ट्रेडिंग से। किस प्रोडक्ट? ट्रेडिंग के मेडिकल डिवाइसेस लाइक स्टेथोस्कोप, लाइक ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स, लाइक अदर इंस्ट्रूमेंट, सीजर्स, हॉट वाटर बॉटल, जो दुनिया भर की मिसलिनियस चीज़ें हैं, सो उसे स्टार्ट कर दिया। एक दिन हुआ कि हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट हमने बीच में जो ज़्यादा बिकने लगे उसको हमने बनाने चालू कर दिए। क्या चीज़? और पर्टिकुलरली नी हैमर, स्टेथोस्कोप्स, ये हम अपनी बनाने लग गए सारी टोटली। जब ये हम बन गए तो मैं आपको पहले एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा बताता हूँ कि हमें इतनी नहीं था कि बाहर में स्टेथोस्कोप लिटमैन का चलता, तो जो डॉक्टर कहता है इज़ प्राउड टू हैव ए लिटमैन स्टेथोस्कोप, हाउ दे विल केयर फॉर इंडियन स्टेथोस्कोप विच इज़ नो वेयर। तो मेरा अमेरिका में जाने का चांस बना। तो मैंने पहले एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो उन्होंने कहा जी हम आपका स्टेथोस्कोप क्यों लें, सस्ता तो है, 1/10 प्राइस है हमारी लिटमैन से, लेकिन हम लें क्यों। अरे भैया, एक आदमी ने कहा कि मुझे इतने लाखों पीस दे सकते हो। मैंने कहा नहीं जी, मेरी कैपेसिटी बहुत थोड़ी है, मैं सिर्फ महीने के 2000 पीस दे सकता हूँ, 5000 दे सकता हूँ, मैं 50,000 पीस से बुक ज़्यादा नहीं करूँगा। कहता अच्छा आप जितना कर सकते हैं वो 5 महीने में 4 महीने में दे दीजिए। नेक्स्ट टाइम में मैं गया तो मैंने कहा आपने स्टेथोस्कोप को कैसे डॉक्टर ने हमारी ले ली, आपने क्या गिफ्ट किया किसी को। कहता है मैं आपको बताऊं, आपके सेंसिटिव थी, हमने इंजन की ट्यूनिंग के लिए उसको सबको मैकेनिक्स को फ्री दिया और यूज़ किया, और फिर पैरा मेडिकल जितनी नर्सेस थी वो सब यूज़ करने लगी। एक उतना ही काम करती थी लेकिन माइंड कॉन्शियस था कि भाई सस्ती चीज़ है, तो उनको प्रेस्टीज नहीं लगती थी। तो इस कारण से जैसे आप समझिए एक पार्कर बॉल पेन है कि वो लगाएगा तो अच्छा लगाएगा, एक नॉर्मल पेन है तो कहता है मैं 3 रुपये का पेन 5 रुपये का क्यों लगाऊं। बस करते करते मुझे वहाँ पर इतनी सक्सेस होने लगी मेडिकल डिवाइसेस में, मैंने सर्जिकल ब्लेड का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर दिया फुल फ्लेज 1993 में, और उसको मैंने भिवाड़ी में जगह लेकर और उसमें वहाँ एक्सपेंड कर दिया। सर्जिकल ब्लेड से एक्सक्लूसिव हो गया और उसके साथ जितने हमारे दूसरे यूनिट थे वो ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने लगे। एक यूनिट में हम हॉस्पिटल वेयर की स्टेनलेस स्टील की चीज़ें बनाने लगे, और जो एक्सपोर्ट होती थी इंडिया में बेचने का कोई नाम नहीं होता था, बाहर जितना बनता था ऑर्डर वाइज बना देते, उसी को बेचते चले गए। आज इंडिया में सप्लाई हो रहा है सर ये? इंडिया में बहुत कम। कोई इसका कारण मैं बताता हूँ। एक कंपटीशन होता है, एक लाइन में होता है, और इधर से अगर कस्टमर हम इंडिया के लें तो थोड़ी सी हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग आइटम में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, एक्सपोर्ट में बेनिफिट होता। लोग कहते हैं हमें इंडिया में बेचो, हम इंडिया में बेचने भी लगे, और हमने एक सेक्शन खोला अलग से इंपोर्ट का, और जितना गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते
वो इंपोर्ट जैसे ग्लव्स किया मास में करते, सर्जिकल ग्लव्स या मेजर चीज़ें होती तो वो हम वहाँ से लाते और लाकर ही एक डिवीज़न बना दी, ट्रेडिंग डिवीज़न, जिसमें हमारे प्रोडक्ट ब्लेड भी और बाकी जो हम बनाते थे वो भी और जो इंपोर्ट करते थे उसका एक सेल हमने अलग बना दिया डिस्ट्रीब्यूशन का, और वो हम इंडिया में सेल करने लगे। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि हमारा पैसा क्रेडिट पे फंसता चला गया, वो उधार में माल लेते, बिक जाता तो माल देते, तो हमें वो डिफ़िकल्टी आने लगी। ओवरसीज़ में ये कभी डिफ़िकल्टी नहीं आई, एलसी खोल देते या जो बैंक कमिट करता वो पैसे आते ही थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी कभी भी। लेकिन क्वालिटी वाइज जो आज इंडिया के अंदर जो मेडिकल के अंदर जो इतनी प्रोग्रेस हुई है, क्या उस इक्विपमेंट से आप कम्पीट करते हैं? आपका जो स्टेथोस्कोप या जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं सर्जिकल, हाँ, उससे आप कम्पीट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी से? जी, अब क्या है, जैसे मान लिए कि मैं सर्जिकल ब्लेड्स की बात करता हूँ, कोई आदमी हमारे ब्लेड्स को क्या यूज़ करेगा ऑपरेशन में करने के लिए, अंदर ले जाएगा कि नहीं ऑपरेशन थिएटर में। हमारी यही दौड़ रहती थी कि आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है, तो हम ये करते थे कि इनको वो चीज़ दें स्टेनलेस स्टील की या कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो कि हम तो उसके लिए स्कैंडिनेविया से या बाहर से स्टील इंपोर्ट करते, उस स्टील की इंपोर्ट करके हम सारा ग्राइंड और एक एक पीस को टेस्ट करके और देखते कि कटता ठीक है कि नहीं, फ्लैश को काट सकता है कि नहीं। तो हमारा इन रोड हो गया। सारे यूरोप में लोगों ने ब्लेड का ये हमें उन्होंने कहा कि इंडिया से लेंगे, पैरामाउंट से लेंगे और मिस्टर ग्रोवर से लेंगे, और वो हमारे बड़े रिलायबल हैं और वो पैसे एडवांस देने को भी तैयार होते, लेकिन हमारा वो इसलिए अच्छा होता, एक पेमेंट का बहुत नहीं रहता। एक बार मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं नाइजीरिया में एक्सपोर्ट करता, नाइजीरिया कंट्री ने अच्छे मुझे ऑर्डर देते, प्रॉफिटेबल भी था। एक दिन आकर उनका नायरा नाइजीरिया का ड्रॉप हो गया, फिनिश हो गया, उनकी वैल्यू बहुत डाउन हो गई और बहुत डिफ़िकल्टी होने लगी। जो हमारी पेमेंट थी वो दी जा चुकी थी, हमारे बैंकों को उन्होंने पे कर दिया था, लेकिन वो बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के पास फॉरेन एक्सचेंज निल था, तो उन्होंने कहा जी हम आपको पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने कुछ बैंक से बारो कर रखा था। 20 लाख का मेरा नुकसान उन दिनों हुआ, जो कि मैं सोच नहीं सकता था। 80s की बात है और मेरे पावर से बाहर था, जिसमें से 6-7 लाख रुपया बैंक ने भी दे रखा था और बाकी जो मेरा वहाँ था वो सब दब गया। बैंक ने मुझे पूछा कि भाई हमारे पैसे का क्या होगा। मैंने कहा अपने डॉक्यूमेंट्स हैं 20 लाख रुपए की, 6 लाख आपने दिया है, जब पैसा आएगा आपके पास ही तो आना है, पहले तो आपके पास आएगा फिर मेरे पास आएगा। तो वो थम जाते इस बात को सोच के। एक दिन नाइजीरियन गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत साल हो गए, बहुत सारे वर्ल्ड के पैसा सब फंस गया है, हम आपको बॉन्ड दे देते हैं। तो उन्होंने हमें 20 साल एक बॉन्ड दे दिया और कुछ ने पेमेंट बैंक से जो आई, तो जो हम कहाँ पर कन्वर्ट होता है इतना लॉस। जो डॉलर हमारा जब हमने दिया था चीज़ 13 रुपये का था, और जब पैसा डॉलर वापस आया उसी डॉलर में आना था, $100 का 100 आएगा, 1000 का 1000 आएगा, वो 20 रुपये का डॉलर वापस आया। अब बैंक कहने लगा ये तो मेरे हो गए, हम कहते आप हमसे मांग रहे थे, ये तो हमारे हो गए। तो अब उस केस में वो बैंक तो काफ़ी ऊपर चढ़ने लगा, हमको भी कहने लगा। एक दिन मैंने कहा कि आपके पास पैसे बॉन्ड आ गए, बॉन्ड की किस्तें आ रही हैं, आपका कितना पैसा है। उनको मैंने एक स्टॉक में सारा पैसा कर दिया। उन्होंने सब जगह सर्कुलेट कर दिया बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने, कि एक ऐसी कंपनी है GST कॉरपोरेशन, जिसका नाम मेरी फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं जिसका प्रोप्राइटर रहा। उन्होंने कहा ये एक ऐसी मिस्टर ग्रोवर हैं, ये ऐसे हैं कि जिन्होंने लास्ट दिन तक भी हमें रिपे किया, और उसके कारण से वो मुझे हर मीटिंग में बुलाते, कस्टमर्स केयर, हर कस्टमर केयर में मैंने उन्होंने बैंक ने डाल रखा था, बाकी बैंक ने भी ऐसे ही चूज़ किया। अब ये मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, लॉस से है भाग्य की बात कि गवर्नमेंट ने वो दिए बॉन्ड, और बाद में हमारे बॉन्ड की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि डॉलरों में पे कैश हुए। कितने आपको फ़ायदा? पहले 20 लाख का नुकसान हुआ, पहले नुकसान हो गया था, वो हेल्ड अप हो गया था पैसा, 20 लाख हेल्ड अप हो गया था। तो धीरे धीरे करके आने लगा, तो उसके हर साल जो प्रॉफिट आता था हमें उसमें टैक्स तो देना पड़ता था, इनकम बढ़ती थी तो वो हमारा उसमें टैक्स में चला जाता, वो कोई बात नहीं थी। लेकिन अल्टीमेटली वो लॉस ख़त्म हो गया, लेकिन वो सेटबैक हमें रहा 3-4 साल। आज किन किन कंट्रीज में आपका एक्सपोर्ट चल रहा है? देखिए, अमेरिका से लेकर सारे यूरोप में,
और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, फार ईस्ट कंट्रीज़ में सब जगह एक्सपोर्ट है। और यहाँ तक कि हम ये कहें कि हमारा एक्सपोर्ट जापान में भी जाता, और ये हम नहीं कह सकते कि कहीं मैक्सिको या ब्राज़ील में नहीं जाता। कोई ना कोई कस्टमर हमें लगता, क्योंकि हमने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस 1980 में इंडिया में एक इंटर हॉस्पिटल एक फेयर होता था जो जर्मनी में लगता था। उसमें 30-40 कंट्री जो मेडिकल गुड्स बनाते थे, मेडिकल हॉस्पिटल की चीज़ें बनाते थे, उनकी एक फेयर होती थी। इंडिया का कोई पार्टिसिपेंट नहीं था। मैंने फर्स्ट वेंचर किया कि जीएसटी कॉरपोरेशन जो एक छोटी सी बॉडी थी, मैं ही ओनर था खाली, उसका फ्लैग लग गया इंडिया का कि वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मेडिकल सर्जिकल हॉस्पिटल वेयर में आ गया। तो वो झंडा लगता और मैं हर साल जाता, कस्टमर आते कि कोई बड़ी कंपनी होगी जो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मुझे उसका भी बहुत लाभ मिला। आज उसके कारण से, उस टाइम तो मैं साल में एक बार जाता था। बच्चे जब आए तब कम से कम 15-20 एग्जीबिशंस में जाते हैं, और वहाँ से करके वो अपना बिजनेस को हर कंट्री में इसी तरह से एक्सपेंड हो गया। आपकी शादी कौन से साल में हुई? तब तक आप सक्सेसफुल हो चुके थे? 1966 में, जब तक मैं प्रॉफिट में थोड़ा आ गया था। थोड़े से आ गए थे। तो आपकी शादी में कोई वैसी डिफिकल्टी नहीं? शादी तो मैंने अपने आप ही अपने खर्चे से, क्योंकि फादर ने कह दिया था हमने आपको बाहर पढ़ा दिया है, तो आप हमारी फैमिली से हिस्सा तो आपको जिस तरह लगाना था हमने एजुकेशन में लगा दिया। आपके मैरिज में और आपके बिजनेस में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इतने भाई बहन हैं। आपके इससे जो पैसा आता था वो तो मैंने 2 साल में 1 साल में आपको फ़ौरन भेज दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो हमने वो मैरिज में जितना थोड़ा सा प्रॉफिट आना चालू हो गया था वो हमने इकट्ठा करके अपने सेल्फ लेकर वो उससे मैरिज का सिस्टम कर लिया। और मदर वगैरह ने जो करना होता है रूटीन में उन लोगों ने किया, तो शादी ऐसे सक्सेसफुल हो गया। मैरिज आने के बाद तो फिर थोड़ा और भी बढ़ने लगा, वो साइड भी चेंज हो गया। तो 66 में मेरे मैरिज हुआ। और फिर उसके बाद कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़के हैं, कोई डॉटर नहीं है, तीनों लड़के हैं। और तीनों लड़के धीरे धीरे करके, एक ने इंजीनियरिंग किया, एक ने लॉ किया, एक ने फॉरेन MBA किया। तीनों ने पढ़ने के बाद हमने उनसे पूछा कि आप जॉब करें, इंडिपेंडेंट रहें, तो नहीं, कहने लगे हमको ये बिज़नेस बिल्कुल पसंद है। तो वो बन गए। हमने तो ज़रूर, मैं कांस्टेबल से जाके SP तक पहुंचा, लेकिन उन्होंने DSP से डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दिया। उनका कैरियर जो बच्चों का, पर वो आगे आगे बढ़ने लगे। तो ये सिचुएशन हमारी फैमिली की भी अच्छी रही, जो हम सोचते हैं कि 66 में मैरिज होने के बाद, बच्चों के आने के बाद हमारा जीवन थोड़ा सा और हुआ। ट्रैवल तो हम फॉरेन में करते ही थे, बच्चों ने शुरू में ही ट्रैवल चालू कर दिया। जब हम फॉरेन में जाते ही थे तो उन्होंने भी ट्रैवल करना चालू कर दिया। तो उनको शौक़ हो गया कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में ही रहना आवश्यक है। ग्रोवर साहब, आप बहुत जगह जाने जाते हैं अपनी उदारता के लिए, और आप बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि संस्थाओं में जुड़ने के लिए आप समय अपने बिजनेस में, फैमिली में, किस तरह फैमिली लाइफ तो नहीं आपकी निगलेक्ट हुई? कि मैंने कभी बिजनेस के साथ, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ सोशल लाइफ का, क्योंकि मैंने बहुत जगह लॉयंस में और सोसाइटियों में काम किया, और कोई सोसाइटी नहीं छोड़ती थी मुझे। स्पिरिचुअल बॉडीज़ सारे मुझे साथ रखते। सिर्फ ये एक चीज़ मैंने उन्हें सिखाई कि मैं चीज़ बेचने जाता हूँ, तो आप मेरी बात को समझ लीजिए, मैंने कभी नहीं चीज़ बेची, कभी नहीं बेची कि ये मेरी चीज़ ले लो। मैंने ये कहा कि आपकी विल होनी चाहिए इसको ख़रीदने की। अगर आप सोचते हैं ये ख़रीदने लायक है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। तो मैंने ये सोचा कि बायर अपनी डिमांड रखे, चाहे मैं सेल्समैन के नाते जाता, लेकिन मैंने उसके फुटस्टेप में देखा कि उसको क्या अच्छा लगेगा वो मैं दूं। ऐसे नहीं होगा वो कहे कि मुझे ये ठीक है, ये ग्रोवर जी आप मुझे दीजिए। तो इस तरह से मैंने देखा, इसी बिहेवियर को मैंने देखा कि मेरे सोशल लाइफ में यही सक्सेस का कारण हुआ। आई वॉज केयरिंग फॉर अदर्स फर्स्ट, एंड वो अपने आप मुझे उनकी दुआएं मिलती, मुझे खुशी मिलती, मैं आगे बढ़ता चला जाता। हर सोशल बॉडी में मेरे जाने का कारण यही रहा, और मैं सक्सेस में मैंने कभी बोझ नहीं लिया। 1 घंटे के लिए जाऊँ, 2 के लिए जाऊँ, मेरे में कभी ये बोझ नहीं हुआ कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी तरक्की, अपनी उन्नति अपने के लिए कर रहा हूँ, और अपने को डेवलप भी कर रहा हूँ। मुझे इसमें खुशी हासिल होती क्योंकि मैं दूसरे को खुश देखता हूँ तो मुझे वापस सिग्नल आ जाता। ग्रोवर साहब, आपकी एक कुर्सी है ऑसम चेयर, ये घर घर में मैं देख रही हूँ।
हर जज के पास है। इसका थोड़ा बताएंगे कि आपने ये यूनिट कैसे शुरू किया और इतनी महंगी चेयर को आपने इंडिया में लाने का साहस जुटाया, इसका क्या कैसे आपने? मैं ये बताता हूँ कि ये जब चेयर का हमने नाम सुना तो इंडिया में कोई चेयर मसाज चेयर का थोड़ा कोई चेयर नाम के नहीं बारे था। में बताइए। 2004 की बात है, 2003 की बात है, आज से 15 साल 14 साल पहले। उस टाइम मसाज चेयर और इक्विपमेंट यहाँ पर नहीं थे। बड़ी इंटरनेशनल बॉडी थी, उन्होंने हमको स्पॉट कर लिया और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। हमने बड़ा हाई फ्लाई दुनिया की बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हाई करके प्रेस वालों को, दुनिया भर के एक्टर्स एक्ट्रेसेस उसको इनाग्रेट करती। हमने उस टाइम स्पेंडिंग किया कि भाई एक अच्छी चीज़ है, और हमारी चेयर्स काफ़ी, और शोरूम भी हमने ऑल ओवर इंडिया बना दिए, 15-20, बॉम्बे इधर सब जगह बना दिए। अब क्वेश्चन क्या होता है कि हमने 8 से 7 साल तो हमने उसे में बहुत अच्छी तरह से किया, और मेरे बच्चों ने उसको बिल्कुल अच्छी तरह से संभाल लिया। जब संभाल लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे थोड़ा सा चांस मिला और काम करने का, तो उन्होंने इसको संभाल लिया। 8-10 के बारे में बताएं, क्या वो करती है चेयर जो है ना, ये इसका काम है मसाज करना। तो हमारी एक चेयर अनोखी चेयर है कि पैरों से लेकर हेड तक हर बॉडी के पोर्शन को मसाज करने की उस पर डिवाइसेस है। अगर आपके शोल्डर में है पेन, आपके आर्म में है, आपके रिस्ट में है, आपके नीज में है, वो टोटल बॉडी इस तरह से बड़ी है, उस पार्ट को उस पर ले लो तो वो मसाज चेयर है। दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। स्पाइनल कॉर्ड को रीड करती है बिल्कुल। ये क्या करती है कि वेट, हम चेयर पे बैठते हैं, मान लिया मैं लंबा हूँ, मेरे मस्कुलर डेवलपमेंट नहीं है, उसको रीड करेगी, उसकी स्ट्रोक कम हो जाएगी। और कोई जो है वो हैवी है, बल्कि है, तो उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगी। या उसी चेयर पे आप छोटे बच्चे को, छोटे साइज़ को बिठा दोगे तो वो उसको रीड कर लेती। म्यूज़िक का सिस्टम है, म्यूज़िक थेरेपी है, उससे काम भी होता है, और इस तरह से यूज़ होते हैं। हमारे हर घरों में हर कोई यूज़ करता है। बच्चों को सबसे लेकर आते हैं तो रिलैक्स करते हैं, 10 मिनट बैठे, ऑफिस में भी रिलैक्स कर लिया, उठे रिलैक्स कर लिया, और मसल्स मूवमेंट हो जाती, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल होता। ये आपने यूनिट कैसे सोचा कि ये सोचा नहीं, एक इंसिडेंस हुआ कि जो हमें मिला। अब कांटेक्ट जब किसी से होता है तो इसी तरह से होता है, अचानक मिलते हैं गाड़ी के सफ़र की, और वहाँ से वो डेवलपमेंट हो जाती है। आपने पूछा ब्लेड कैसे पकड़ लिया, इसी तरह से पकड़ लिया, एक लाइन निकली। उसके बाद ये हमको बहुत जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। चेयर की बात नहीं है, चेयर से करते करते चेयर तो चाइना में ऐसी आने लगी कि जो हमारी चेयर लाखों रुपए की थी वो 1,50,000 में ऐसे दे देते विदाउट ब्रांड। जब उनकी ख़राब होती कहते कौन रिपेयर करेगा। हमारी तो आफ्टर सेल सर्विस थी, हमारे पास तो यूनिट थे जो रिपेयर करने वाले थे, हमारे सब कुछ था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए वो सारी जितनी चेयर आते थे हमारे पास आते कि इनको ज़रा आप रिपेयर कर दीजिए, ये तो कंडम हमें बिल्कुल फेंकनी पड़ेगी। तो हमारे पास पूरा अरेंजमेंट होता था कि उसका स्विच ख़राब है, उसकी चीज़ क्या क्या है। तो वो इसी तरह हमें ये बैकिंग से चला। और उसके बाद में फिर हमने अडल्ट डाइपर्स एक और चीज़ डेवलप की कि हमारा इतना स्केलेटन स्टाफ है और इतनी इंडस्ट्रियल लेबर है, तो हमने वो अडल्ट डायपर का, हम फर्स्ट थे जो इंडिया में अडल्ट डायपर को लाए। हमने मिनिस्ट्री को मूव किया कि आप बुज़ुर्गों को फ्री दो और हमसे बिल खरीदो, कॉस्ट पे आप देंगे हम आपको, लेकिन आप जैसे कंट्रासेप्टिव फ्री देते थे सबको, ये अडल्ट डायपर भी ऐसा है जो एजेड लोगों के लिए आप फ्री दो। तो मिनिस्ट्री हेल्थ ने, सब ने बैठ के डिवाइस किया कि इनकी जो कंपनी है पैरामाउंट की, ये बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, वी मस्ट हेल्प द अदर इंडस्ट्रीज टू कम इन फॉर दिस लाइन। तो इस तरह से मेरे वेरियस एक्टिविटीज़ में एक्सपेंड हो गया। आप एज केयर संस्था से जुड़े हैं, थोड़ा एज केयर की एक्टिविटीज़ बताएंगे। अब मैंने आपको पहले बताया कि हालांकि एज केयर में आने का तो मेरा एक चांस बना कि एज केयर इंडिया एक बॉडी थी जिसके फाउंडर कुमार थे, कि मुझे एज केयर में जब मैं आया तो उन्होंने मुझे आते सारी कहा कि इनको जिम्मेवारी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। मैंने ले ली। तो मैंने अब सोचा कि ये तो बहुत अच्छा सेवा का काम है। अब एक तरफ बच्चे और एक तरफ बुज़ुर्ग, और कैसे बैलेंस में इनको मिलाया जाए और कैसे किया जाए। तो हमने हर सीनियर लोगों की, पर्टिकुलरली 80 के ऊपर जो हो जाते थे, 90-95 में उनकी फैमिली जो उनको डेजर्ट भी कर जाती, फ़ॉरेन में पढ़ते, फ़ॉरेन सेटल हो जाते, अकेले पढ़ते, तो मेरे थोड़ा सा उनको हेल्प करने का इच्छा बढ़ जाती। तो मैंने ये देखा कि ये एक सेवा का मार्ग ऐसा है जो आम के आम गुठले के दाम,
अपने लिए भी अच्छा, दोनों की जितना हम हेल्प करते हैं खुद भी होते हुए। फिर मैंने एक सेक्शन लिया कि बच्चों को स्कूल में मॉरल वैल्यूज़ इतनी बढ़ा दी जाए कि वो अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को वो किस तरह से जैसे उन्होंने पाला है वो रिवर्स कैसे हो। तो फिर उनमें हमें बात उठी कि जो हम बुज़ुर्ग लोग हैं वही हमको बेंड करना चाहिए। वो आज उनकी कंप्यूटर एज है, उनके मोबाइल एज है, उनकी डिजिटल एज है, हम नहीं जानते, हम बैकवर्ड हैं। तो हम उनके साथ ज़रा सा मिलेंगे तो उनको और समझेंगे। तो हमने उनके लेवल पे अपने आप को कंपैटिबल बनाया। जिस बच्चे के लेवल पे हमने कंपैटिबल बनाया वो बच्चा साथ जुड़ गया। जिसको हमने कट ऑफ थोड़ा सा किया या डांटा या कुछ किया वो हट गया। तो हमने दोनों तरफ जिम्मेवारी बढ़ा दी कि बच्चों को पेरेंट्स का करना है और पेरेंट्स जो बड़े सीजनड एक्सपीरियंस होते हैं उनको बच्चों की हेल्प करनी है। तो इस तरह से करते वो जॉइंट फैमिली में। बाकी बहुत सारा सेटलमेंट हमने एज केयर में ऐसे ही करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत सारे सेमिनार कर देते हैं, उनको एजुकेशन फिज़िकली मेंटली हर तरह की जो प्रॉब्लम होती है सोशली उसको हम टेक केयर कर लेते हैं। अब आप ग्रोवर साहब ये बताइए कि आपकी सफलता के पीछे आपकी ऐसी क्या हैबिट्स हैं, ऐसी क्या आदतें हैं जो आप एक सफलता के मुकाम तक पहुंचाती हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सफलता किस चीज़ में। एक होता है टारगेटेड सफलता, एक होती है खुद की सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट, इसको भी सफल कहा जाता है। एक होता है राइजिंग ट्रेंड कि आपने एक इंडस्ट्री लगाई तो आपको सफलता जब लगती है जब मैं ऊपर ऊपर चला जाऊं, प्रॉफिट में जाऊं, तो वो भी सफलता हो गई। अब सफलता का कारण हमने ये देखा नॉर्मली कि इन जहाँ भी जिस सिचुएशन में हम गए उसको लॉस की साइड से रोका, अपनी बैलेंस शीट को हमेशा सरप्लस में लाया, और क्योंकि वो बैलेंस शीट फिर कैरी फॉरवर्ड होती अगले साल में। इसी तरह से अपनी लाइफ को भी हमने ये सोचा कि अपनी कंटेंटमेंट और जो नीड है उसके हिसाब से रखो और अपना डिटर्मिनेशन होए। जब तक डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हम ये सोचते हैं जब ये सिचुएशन आती है सक्सेस की, तो सबसे बड़ी बात आती है सक्सेस ऐसे नहीं होगा। हम सक्सेस में सोचते क्या करना, उसकी प्लानिंग करते, उसकी स्ट्रेटजी बनाते, फिर एक्शन में आते। अब जब ये चारों स्टेज को बीच में जंप कर देंगे तो वो सक्सेस में कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि हमने बीच में उसको चेक नहीं किया, बीच में उसकी स्ट्रेटजी नहीं देखी, उसका ट्रेंड नहीं देखा कि ये चीज़ आउट हो गई मॉडर्न से और आप घुसे रहे। मैंने अभी आपको बताया कि उस टाइम का अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग कॉमनर बन गए, तो इसलिए हमको उस टाइम वॉच करना पड़ेगा। अगर हम उसी में रहेंगे तो वी विल एंड अप इन, दूसरे वर्ड में हम सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो सक्सेस का कारण मैंने ये देखा एक। दूसरा मैंने ये देखा सक्सेस तभी होती है जब जो आपके कांटेक्ट में हो उसकी नीड को, उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी जजमेंट को जब देखो तो आपकी सक्सेस है। फैमिली में भी सक्सेस यही है जब हम दूसरे के सेंटिमेंट्स को, दूसरे के स्वभाव को देखते हैं और उसकी विशेषता को देखते हैं। जब हम उसकी कमियों को देखते हैं हम दूर हो जाते हैं। जब उसकी विशेषता का एक गुण होता है वो हम पकड़ते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं। सक्सेस की मैं सबसे बड़ी मंजिल ये समझता हूँ, अपनी कमी को दूर करें, दूसरे की जो प्लस पॉइंट है उसको कैच करें, कोई कमी उसकी तरफ न बढ़ाएं। आप थोड़ा आज का युवा के लिए कोई बिजनेस का आप मैसेज देना चाहेंगे उनको कामयाब होने के लिए? क्या देखिए, ऐसा है, युवा बहुत एक इंटेलिजेंट ग्रुप है और इंटेलिजेंट इसलिए है कि लाइफ डिजिटल है और उसकी स्पीड इतनी हाई है कि कहाँ पर डिजिटल स्पीड सोचने की ताकत तक पहुँचना चाहती है। सोच में तो हम अभी यहाँ से आईफल टावर आधे सेकंड में पहुँच गए, अमेरिका में हम सोचा पहुँच गए, लेकिन ये जो हमारे सेल फ़ोन हैं ये भी आप सुनिए इन्होंने कैसे ट्रैवल करके स्पीड पकड़ी। हम उनको बहुत ज़्यादा टोका टाकी न करके हमें यही लेना पड़ता है कि अपनी अप्रोच उसके साथ अच्छे रखते, यूथ के साथ। और यूथ ही आप जानते हैं कि हमारा फ्यूचर है, और हमने यूथ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने से वो यूथ कभी नहीं उठता है।
यूथ को सपोर्ट करना पड़ता है, यूथ के मेरिट्स उसके सामने आते हैं कि हाउ इज सक्सेसफुल लाइफ इन एनीवेयर ही गोज, ही शुड बी टॉप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इफ ही इज़, और इफ वट एवर ही इज़ दैट यूथ हैज़ टू बी टॉप इन द कैरियर। तो वो उनकी रेस में हम कहते हैं नकल नहीं करो, आप रेस करो और उसके साथ साथ अपनी मॉरल वैल्यू को ना खोल लेना। जब डिजिटल में जाता है माइंड जो है कैलकुलेशन पावर से ख़त्म हो जाता है, वो उसी पे डिपेंडेंट जाता है जो रिज़ल्ट होता है। वो अपनी वैल्यू नहीं खोना, जो बेसिक माइंड की वैल्यू है वो सार पैरेलल चलाना। और जब वो पैरेलल चलेगी तो आप देखेंगे कि आप इन्वेंटर बन गए और आपने सब कुछ किया। तो इस तरह से यूथ को हमारा हमेशा संपर्क रहता, यही रहता। क्वेश्चन ये है कि यूथ हमको कितना एक्सेप्ट करते, एक बहुत विडम्बना की बात है कि वो हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये बुज़ुर्ग हो गए, ये बड़े हो गए हैं, तो अब उनका सोचने का ढंग होता है। कोई मैसेज आप देना चाहें तो? देखिए, मैसेज तो देना है, मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि यूथ हमारी धरोहर है, हमारी जायदाद है। हमें खुद अपने बच्चों को संभालना पड़ता है। किसी को ब्लेम करने से मेरा बच्चा कैसे बिगड़ गया, दो बातें आती हैं। हमारी पालना, कैसे हमने उसको रखा, कि जैसे मैंने बताया कि वृक्ष को कैसे हमने पाला, उस पालने पे वो जो बीज, जो छोटा पेड़ है, बड़ा होते होते वो इसी तरह से चलता है। तो उसको यूथ को मैसेज सिर्फ यही होगा हमारा कि देखिए, अपने जैसे आपने वो ग्रोथ आप करते हैं, उसके हिसाब से ग्रोथ को देखते हुए आप अपने बच्चों को देखते हैं, तो अपनी जो यूथ की आपकी एज है, अपनी एजुकेशन और हर फैकल्टी को अपने आप लेवल पे रखो, और बाकी आप भगवान पे या भाग्य पे छोड़ो। और जो गलत भी हो जाता है यूथ को, और मान लिया माइनस हो गया है, उसको ज़रा भूलो और आगे मार्च करो, उस पर नहीं रोते रहो। वो क्लोज़ हो गया, आपके कंट्रोल के बाहर हो गई चीज़। इफ़ इट इज़ गॉन आउट ऑफ योर कंट्रोल, you cannot do anything. You choose a new line and do it, then you will be successful.